वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सिविक्स की क्लास में चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे और ये जो चैप्टर 2 है उसको आप लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर में पढ़ा है, जो एक स्पेशल की फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड दैट इज़ सेक्युलरिज्म। बच्चों, आप लोगों ने अपने शहर में मंदिरों को, मस्जिदों को, गुरुद्वारे और चर्च को देखा होगा और इसको देखकर आपके दिमाग में ये बात आती है कि आपके शहर में कई धर्म के लोग रहते हैं, आपके शहर या आपके आसपास के शहरों में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर को जब हम पढ़ रहे थे तो हमने सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन में पढ़ा था कि भारतीय संविधान सभी धर्मों को स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वो अपने धर्मों का पालन करें, अपने रीति रिवाजों का पालन करें, और भारत देश किसी भी एक धर्म को प्रमोट नहीं करता है। तो आज अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, जो कि आपके सिविक्स का चैप्टर 2 है, उसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की समझ। जस्ट इमेजिन कि आप हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका के किसी ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ क्रिश्चियंस बहुत ज़्यादा आपको मिलते हैं और उनकी पावर बहुत ज़्यादा है, वो लोग संख्या में बहुत ज़्यादा हैं। आपको कोई मकान किराए पर नहीं दे रहा है, आप भेदभाव आपके साथ किया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? आपको यही लगेगा कि हमारा देश नहीं है, हमें भारत लौट जाना चाहिए। ऐसा सबके दिमाग में आएगा। इसी तरह से जहाँ हिंदू और मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है वहाँ ईसाइयों के साथ ऐसा बर्ताव होगा, या फिर हम ये अपने दिमाग में बना लेते हैं, ये एक सोच बना लेते हैं, एक राय बना लेते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। इसका मतलब कि अगर किसी के साथ इस तरह का भेदभाव होता है तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। इस सोच और इस मान्यता पर आधारित है धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म हो जाना चाहिए, और यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। The assumption that all forms of domination related to religion should end. This is the essence of secularism, and in this chapter you will read more about what this means in the Indian context. भारतीय संदर्भ में सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है, इस चैप्टर में आप पढ़ोगे। इतिहास में हम लोगों ने बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशंस देखे हैं, बेस्ड ऑन कास्ट, बेस्ड ऑन रिलीजन। आप हिटलर के बारे में, जो कि जर्मनी का एक तानाशाह था, और उनके बारे में आपने जाना होगा कि उसने यहूदियों को मारा था या नॉन जर्मन्स जो थे उनको मार दिया था। ठीक है, तो इस तरह का जो भेदभाव आप अपने इर्द गिर्द देखते हो या इस तरह की स्टोरीज़ जब आप सुनते हो तो आपके दिमाग में कई सारी बातें आती हैं कि क्यों इस तरह का भेदभाव हो रहा है, क्यों लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। जब भेदभाव की ऐसी घटनाएं बढ़ जाती हैं, और तब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को मान्यता देता है। These acts of discrimination take place more easily when a religion is given official recognition by the state at the expense of other religions. Clearly, no one would wish to be discriminated against because of their religion, nor dominated by another religion. कोई भी ऐसा नहीं होगा व्यक्ति जो ये चाहे कि धर्म के आधार पर उसको भेदभाव का शिकार होना पड़े या दूसरा धर्म उसको डोमिनेट करे। इन इंडिया, कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ देयर रिलीजन? भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? अब इस प्रश्न का उत्तर आपको इस चैप्टर में मिलेगा। व्हाट इज सेक्युलरिज्म, पहले हम लोग डेफिनेशन पर आते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीव्स
and practices as they interpret these. भारतीय संविधान सभी को धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है, लेकिन यहाँ एक और बात है. In keeping with this idea of religious freedom to all, या for all, India also adopted a strategy of separating of power of religion and the power of the state. Secularism refers to this separation of religion from the state. सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग किया है. धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा गया है. क्यों हम रिलीजन को स्टेट से अलग रखने की बात कर रहे हैं? Why it is important to separate religion from the state? As discussed above, the most important aspect of secularism is its separation of religion from state power. हम बार बार ये चीज़ पढ़ रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता की सबसे अच्छा पहलू और सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि धर्म को राजसत्ता से अलग करना होगा. और इसका रीज़न क्या है कि अगर बहुत सारे धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समुदाय या उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने लगेगा और उनको परेशान करने लगेगा और सत्ता का दुरुपयोग करेगा. राज्य के आर्थिक संसाधनों का गलत इस्तेमाल कर सकता है वो. बहुमत की इसी निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है. This tyranny of the majority could result in the discrimination, coercion, and at times even the killing of religious minorities. जोर ज़बरदस्ती उनके साथ की जा सकती है, कई बार उनकी हत्या कर दी जाती है. बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना महत्वपूर्ण माना गया है. Therefore, the tyranny of the majority and the violation of fundamental rights that can result is one reason why it is important to separate the state and religion in democratic societies. यानी अगर मेजॉरिटी हो जाती है, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बात आ जाती है, धार्मिक अल्पसंख्यकता कहीं है और कहीं नहीं है, मेजॉरिटी है, तो ऐसे में अगर किसी एक के हाथ में सत्ता आ जाती है, राज्य के संसाधनों पर उसका नियंत्रण हो जाता है, तो ऐसी संभावनाएं रहती हैं कि वो दूसरे को एक्सप्लॉइट कर सकता है. अनदर रीज़न, दूसरा रीज़न क्या हो सकता है? वी ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ individuals to exist from their religion, embrace another religion, or have the freedom to interpret religious teachings differently. इसका अर्थ है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए. जैसे जब हम छुआछूत की प्रथा की बात करते हैं तो ये हिंदुओं में बहुत ज़्यादा प्रचलित प्रथा है जो काफ़ी समय से चली आ रही है. लोग इसको फॉलो भी करते हैं. अब अगर कोई व्यक्ति जो हिंदू है वो अनटचेबिलिटी को सपोर्ट करता है और वो राज्य में आ जाता है, तो क्या आपको लगता है कि वो कोई कानून बनाएगा या कुछ बनाएगा इस चीज़ को बदलने के लिए? और अगर वो ऐसा करता भी है, अगर वो समाज में बदलाव लाने की कोशिश करता भी है, तो क्या आपको लगता है कि उसकी कम्युनिटी या उसकी फैमिली मेम्बर्स या उसके आसपास के लोग उसको ऐसा करने के लिए अलाउ करेंगे? नहीं. तो फिर यहाँ पर समस्या आती है. इसीलिए राज्य को धर्म से अलग रखा गया है.
इंडियन सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है? अगर भारतीय संदर्भ में देखें तो सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है? भारतीय संविधान में कहा गया है कि इंडियन स्टेट टू बी सेक्युलर, इंडियन स्टेट जो होगा वो धर्मनिरपेक्ष रहेगा और निम्नलिखित बातों का ख्याल करेगा। क्या? सबसे पहला, वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे को डोमिनेट नहीं करेगी। दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी, सेम रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे अपने ही रिलीजन में किसी दूसरे कम्युनिटी के लोग को डोमिनेट नहीं करेगी। इसका उदाहरण है जैसे हिंदू धर्म में जो जाति व्यवस्था है, ठीक है, उसको बताया गया है। दैट द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा किसी पर और न ही लोगों को की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। भारतीय राज्य कई तरीके से काम करता है, जिसमें 3 तरीका आपकी किताब में दिया गया है। पहला, डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन, यानी राज्य खुद को धर्म से दूर रखेगा। नॉन इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप की नीति, और स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन, हस्तक्षेप करने की नीति। बच्चों देखो यहाँ एक स्टोरी दिखाई गई है, स्टोरी के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया गया है। इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन सीमापुर, स्टूडेंट्स वांट टू सेलिब्रेट अ रिलीजियस फेस्टिवल। एक गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे बच्चे, एक त्यौहार आने वाला है, किसी भी धर्म से संबंधित हो सकता है, उसको सेलिब्रेट करना चाहते थे। जब टीचर ने उनकी ये बात सुनी तो उनको टोका और कहा कि हमारा स्कूल जो है वो गवर्नमेंट स्कूल है और किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में हम किसी एक रिलीजियस फेस्टिवल को प्रमोट नहीं कर सकते या सेलिब्रेट नहीं कर सकते, इसीलिए ज़्यादातर धार्मिक त्योहारों में छुट्टी दे दी जाती है। निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल क्या करते हैं क्या नहीं, इससे गवर्नमेंट स्कूल का कोई संबंध नहीं है, लेकिन एक सरकारी स्कूल होने के नाते हमें इस नियम को फॉलो करना होगा। और वो बच्चा फिर अपने दिमाग में ये बात लाता है कि हमने तो इस नज़रिए से कभी सोचा ही नहीं। तो उसकी फ्रेंड जवाब देती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपने कॉलोनी में इस चीज़ को सेलिब्रेट कर लेंगे। ऊपर जो भी दिया है, द सेलिब्रेशन ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल विद इन द स्कूल would have been a violation of the government's policy of treating all religions equally। अगर हम सरकारी स्कूल में इस तरह के सेलिब्रेशन को कर देते हैं तो फिर गवर्नमेंट की वो पॉलिसी जो कि ये कहती है कि सभी धर्मों को इक्वल रखा गया, वो हम कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन ईदर इन देयर मॉर्निंग प्रेयर्स और थ्रू रिलीजियस सेलिब्रेशंस। मॉर्निंग प्रेयर जो आपके स्कूलों में होती है उससे, या फिर जो रिलीजियस सेलिब्रेशंस होते हैं उसके द्वारा गवर्नमेंट स्कूल किसी भी एक धर्म को प्रमोट नहीं कर सकती है। सेकेंड वे, हस्तक्षेप न करने की नीति, हमने ये पढ़ा था। नॉन इंटरफेरेंस, इसका क्या हो सकता है? दिस मीन्स दैट इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजियंस and not interfere with religious practices, the state makes certain exceptions for particular religious communities। किसी के धार्मिक विश्वासों को चोट न पहुंचाते हुए सरकार कुछ मायनों में जो व्यक्ति होते हैं विभिन्न प्रकार के धर्म से संबंधित, उनको कुछ छूट प्रदान करती है। जैसे नीचे की स्टोरी में आपको दिखाया गया है, यहाँ पर 2 दोस्त हैं जिन्होंने स्कूटी, बाइक, स्कूटर जो भी लिया है और ये लोग राइड पर निकलते हैं और एक व्यक्ति ने हेलमेट लगाया है लेकिन उसका फ्रेंड जो है परमजीत, उसने हेलमेट नहीं लगाया है। जब उसका दोस्त उसे हेलमेट लगाने के लिए कहता है और कहता है कि तुम्हें फ़ाइन भरना पड़ सकता है, तो ऐसे में वो कहता है कि सिखों के लिए पगड़ी पहनना उनके एक रिलीजियन का पार्ट है, उनके धर्म का एक हिस्सा है और गवर्नमेंट उन्हें फोर्स नहीं कर सकती है कि वो पगड़ी को निकालकर हेलमेट को पहने।
यानी this is because the Indian state recognizes that wearing a pagadi or turban is central to a Sikh religious practice, and in order not to interfere with this allows an exception in the law, यानी कानून की नज़र में उनको कुछ रियायत दी गई है। थर्ड वे क्या है? थर्ड वे इज in which Indian secularism works to prevent the domination listed earlier is through a strategy of intervention. हस्तक्षेप करने का तरीका कैसे? छुआछूत के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अनटचेबिलिटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर कोई व्यक्ति अनटचेबल, देखिए हमारे धर्म में हम जो भी धर्म फॉलो करते हैं उसमें हमें अपने अपने धर्मों में छूट मिलती है, ठीक है, अपने अपने धर्म को मानने की छूट मिलती है। लेकिन जब एक ही धर्म में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ऊंची नीची जाति को लेकर भेदभाव होता है या छुआछूत होता है, तो ऐसी स्थिति में राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ता है, क्योंकि आप यहाँ पर धर्म के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर भी भेदभाव कर रहे हो। तो ऐसे में निजी कानूनों के द्वारा राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ता है। राज्य का हस्तक्षेप सिर्फ किसी चीज़ को रोकने के लिए नहीं, यानी भेदभाव और अत्याचार को सिर्फ रोकने के लिए नहीं होता है, कभी कभी सहायता के रूप में भी होता है। जैसे द इंटरवेंशन of the state can also be in the form of support. The Indian Constitution grants the right to religious communities to set up their own schools and colleges. यानी कई धार्मिक समुदायों को संविधान अपने स्कूल और कॉलेजेस खोलने की परमिशन भी देता है, जैसे मदरसा हो गया, खालसा स्कूल हो गए। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर सामने आता है, इन व्हाट वे इन इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। अब यूएस का एग्जाम्पल दिया गया है और उस एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए एक प्रश्न बना है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है। तो जब हम यूएस की बात करते हैं, इन द यूएसए the separation between state and religion means that neither the state nor religion can interfere in the affairs of one another, यानी धर्म और राज्य दोनों एक दूसरे के मामले में दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम भारत की संदर्भ में बात करते हैं तो यहाँ क्या होता है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेन फ़र्क जो दोनों के बीच होता है वो क्या है कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच अलगाव है, मतलब दोनों में बिल्कुल सेपरेशन है। लेकिन भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की छूट दे रखी है, जैसा कि संविधान ने छुआछूत को अमान्य घोषित किया है। और हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस के दौरान छुआछूत गलत है। हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में इसीलिए हस्तक्षेप किया गया है क्योंकि जो छुआछूत की समस्या है वो गैर कानूनी है, और इसीलिए संविधान के आदर्शों में कहा गया है कि राज्य किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है यदि ज़रूरी हुआ तो। द इंडियन स्टेट इज़ सेक्युलर एंड वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए वह कई तरह से काम करता है, जैसे फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है हर नागरिक को। कौन? भारतीय संविधान, क्योंकि ये मूलभूत अधिकार जो होते हैं वो धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है, बल्कि ऐसे उल्लंघनों की वजह से हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म भी बनाया गया है जो कि हमें प्रिवेंट करता है, इन सारी चीज़ों से बचाता है। यहाँ पर बच्चों एक फ्रांस की घटना है फरवरी 2004 की।
जिसमें एक कानून बनाया गया था जिसके दौरान विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक या राजनीतिक चिन्हों का प्रयोग करके स्कूल में नहीं आएंगे। और फ्रांस में रहने वाले जो नॉन फ्रेंच पीपल थे, यानी कि जो अप्रवासी थे, बाहर से आए थे, इमिग्रेंट्स, उन्होंने इसका काफ़ी विरोध किया था। और ये मुख्यतः अल्जीरिया, टूनीशिया और मोरक्को से आए हुए लोग थे जो पहले फ्रांस के उपनिवेश थे। इनको 1960 में फ्रांस में लाकर बसाया गया था ताकि ये मज़दूरों के रूप में कार्य कर सकें। अब इन अप्रवासियों की बेटियों को स्कूल जाने में दिक्कतें होने लगी। क्यों? क्योंकि ये सर पर स्कार्फ या रुमाल बांध कर निकलती थी। हालांकि इनको स्कूल से निकाल भी दिया गया था। तो यहाँ पर इस एग्ज़ाम्पल को देने का ये मतलब है कि किस तरह से लोगों के साथ आज भी धर्म के नाम पर या धार्मिक चिन्ह के नाम पर भेदभाव किए जाते हैं। इस तरह से संविधान का एक इम्पॉर्टेंट की फीचर सेक्युलरिज्म यहीं पर ख़त्म होता है। और नेक्स्ट क्लास में हम पार्लियामेंट के से रिलेटेड कई सारे प्रश्नों को पढ़ेंगे। पार्लियामेंट क्या होती है, व्हाई वी नीड पार्लियामेंट, एट्सेट्रा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।